वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर है मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। इससे पहले हम लोगों ने एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज अर्थात भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है जिसमें आप मेरे साथ जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करा दी है, अब हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और उसमें भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की है। इसके साथ साथ अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपने कोर्स से रिलेटेड वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। और अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिल जाएगा। अब वो चाहे आप आरओ री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर स्टेट पीसीएस है, सिर्फ पीडीएफ नोट चाहिए या फिर अदर इनिशिएटिव्स भी आपको उसी ऐप पर दिखेंगे, आप वहाँ पर अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जो पिछली क्लासेस पढ़ी हैं उसमें हमने पढ़ा कि जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत आई थी, जहांगीर के समय पर वो आई। धीरे धीरे आपने देखा औरंगजेब का समय आया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर जो भी शासक आते जाते इनको हम लोग मुगल साम्राज्य के पतन के रूप में देखते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो उतना शक्तिशाली रहा हो जो साम्राज्य का एकीकरण करके रखे। क्योंकि इन्हीं लोगों के समय पर आप देखेंगे छोटे छोटे क्षेत्र आज़ाद होने लगेंगे, स्वतंत्र शासक बनने लगेंगे और इनकी सत्ता केवल नाम मात्र की रह जाएगी। धीरे धीरे अंग्रेज अपना एकाधिकार करने लगेंगे। तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। तो 18वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में आप देखेंगे महान मुगल शासन की शक्ति और प्रतिष्ठा, इसका भारी पतन होता है। मुगल शासक औरंगजेब की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, डेट याद कर लेनी है, 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हो गई थी। ठीक है, आपको ये चीज़ें इसमें ध्यान में रखना है कि इनकी 1707 ईस्वी में अहमदनगर में मृत्यु हो गई थी। उस समय औरंगजेब के 3 पुत्र जीवित थे। कौन कौन से? पहला मुअज्जम था, आजम था और कामबख्श था। औरंगजेब की गलत नीतियों ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को छीण कर दिया था, लेकिन सेना और प्रशासनिक व्यवस्था नामक 2 स्तंभ 1707 ईस्वी तक खड़े रहे थे। तो अब क्या होता है, अब इन भाइयों की आपस में लड़ाई होने लगती, युद्ध होने लगता है इन क्षेत्रों को लेकर के। जैसे कि जजाऊ का युद्ध होता है 18 जून 1707 ईस्वी को। अब इस युद्ध में बहादुर शाह ने आजम को पराजित करके मार डाला था। बीजापुर का युद्ध होता है जनवरी 1709 ईस्वी में। इसमें बहादुर शाह और कामबख्श के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में आप देखेंगे कामबख्श तो घायल हो गया था और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे ये आपस में शासक बनने के लिए लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। अब शासक कौन बनता है, तो इनमें जो विजित होता है, जो विजयी रहता है, बहादुर शाह प्रथम। इसका समय कब से कब तक रहता है, तो 1707 से 1712 ईस्वी तक। एक काम और कीजिए, आपको क्या करना है, एक पहले लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है कि जो जो आप शासक देख रहे हैं मेरे साथ उनको क्या करेंगे, एक जगह पहले लिखेंगे कि सारे शासक का सीरियल मैंने शॉर्ट्स में भी कंप्लीट करा है, डेट एक एक करके बताई है। तो आप इनको क्या करेंगे, पहले लिस्ट बना लीजिए, इनके बारे में जो आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लगेंगे वो वहाँ पे आप नोट कर लेंगे। तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में बताया मैंने कि इनका जो समय है वो 1707 से 1712 ईस्वी है और इसको शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं। इसको कुछ उपाधि भी दी गई, उन उपाधियों को देख लीजिए। जैसे कि शाहे बेखबर की उपाधि दी गई और ये उपाधि इन्हें दी थी काफ़ी खां। ठीक है, खफी खां थे, इन्होंने उपाधि दी थी शाहे बेखबर। इसकी उम्र की बात की जाए 63 वर्ष का हो गया था जब ये सम्राट बना था। इसने शांति प्रिय नीति अपनाई थी और 1689 में आप देखेंगे जो मुगलों की कैद में रह रहे थे शिवाजी के पौत्र साहू जी, इसको इन्होंने मुक्त कर दिया था और मराठों से मैत्रीपूर्ण इसने संबंध बनाए। इसके समय में सिख नेता था बंदा बहादुर, इसने 1710 में सरहिंद को जीत लिया, परंतु 1711 में मुगलों ने पुनः सरहिंद को जीत करके वापस ले लिया। इसके दरबार में 1711 में एक डच शिष्टमंडल आया था। इनके स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इस पुर्तगाली स्त्री जूलियाना को बीवी और फिदुआ की उपाधि भी दी गई थी।
बहादुर शाह प्रथम के लिए सर सिडनी ओवल का कहना था, यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। ये बहादुर शाह प्रथम ही था। इसकी मृत्यु हो जाती 27 फरवरी 1712 को और एक बार फिर उत्तराधिकार का भी युद्ध आरंभ हो जाएगा। उत्तराधिकार के युद्ध के कारण बहादुर शाह का जो शव था वो 1 महीने तक दफन नहीं किया गया था। आप देख लेंगे किस प्रकार इन लोगों में आपस में इन सत्ता को लेकर के इनका आपस में युद्ध होता है। तो बहादुर शाह प्रथम के बाद उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है इसमें बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीमुस्सान, रफ़ीउस्सान और जहान शाह। अब इनके बीच में युद्ध होता है तो ईरानी दल का नेता होता है जुल्फ़िकार खां। इसकी सहायता से जो जहांदार शाह होता है ये सम्राट बन जाता है। जहांदार शाह का शासनकाल रहता 1712 से 1713 ईस्वी तक, लगभग 1 ही साल के लिए बन पाते हैं। इसका जो वास्तविक शासन था, इसको जिसने बनाया था, प्रधानमंत्री था इसका वजीर जुल्फ़िकार खां। इसके हाथ में पूरा शासन था। जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था और मिर्जा की उपाधि दी थी। इसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात और सूबेदार बना दिया गुजरात का, और महाराजा की उपाधि दे दी। जहांदार के समय जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है जजिया कर के बारे में, ठीक है। जहांदार शाह लाल कुंवरी नामक वैश्या से प्रेम करता था और जहांदार शाह ने मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया था, परंतु इसकी जो वसूली है ये मुगल अधिकार खुद किया करते थे। इनके जो अधिकारी थे वो खुद करते थे। फर्रुख सियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 11 फरवरी 1713 में सम्राट को पराजित किया और इसे मार डाला। खफी खां का कथन था, नया शासनकाल चारणों और गायकों, नर्तकों और नाट्य कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था। जहांदार शाह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फ़िकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। देखिए इसके समय पर आप देख रहे हैं जैसे कि जो नर्तक है, नाट्यकर्मी हैं, इनका ज़्यादा ही हस्तक्षेप था, इसलिए यहाँ पर खफी खां का कथन आता है, नया शासनकाल चारणों, गायकों, नर्तकों, नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल था। और आपने एक चीज़ और देखी यहाँ पर कि यह लाल कुंवरी नामक वेश्या से प्रेम भी करता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार ये किन चीज़ों में लिप्त था और इसी के कारण इस पर ऐसे ऐसे कथन दिए गए हैं। इसके बाद जो अगला शासक आता है वो फर्रुख सियर था। फर्रुख सियर 1713 से 1719 तक रहता है शासन में। यह मुगल दरबार के हिंदुस्तानी दल के नेता सैयद बंधु जो अब्दुल्ला खां था और हुसैन अली, ये 2 थे, इनकी सहायता से सिंहासन पर बैठा था। अब क्योंकि उनकी वजह से गद्दी पर बैठा तो अब्दुल्ला खां को प्रधानमंत्री बना देता है और हुसैन अली को मीर बख्शी का पद देता है। फर्रुख सियर द्वारा अब्दुल्ला खां को जो दी गई उपाधियाँ थी उसमें नवाब कुतुब अल मुल्क थी, यमीन उद्दौला थी और सैयद अब्दुल्ला खां बहादुर, जफ़र जंग, सिपाही सालार, यारे वफादार, ये सारी उपाधियाँ इन्होंने दे रखी थी। हुसैन अली को क्या क्या उपाधि दी देखिए, उमादतुल मुल्क थी, अमीरुल उमरा थी, बहादुर फिरोज जंग थी और सिपाही सरदार थी। सिख नेता जो था बंदा बहादुर, अभी उसकी भी हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था बहादुर शाह प्रथम के समय पर। तो ये बंदा बहादुर की फर्रुख सियर के समय पर हत्या कर दी गई थी। सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुख सियर की हत्या कर दी। अभी जो फर्रुख सियर है इसको घृणित कायर के नाम से भी जानते हैं। फर्रुख सियर के बाद 2 और शासक बनते हैं बहुत कम समय के लिए। एक रफ़ी-उद-दरजात था, दूसरा रफ़ी-उद-दौला था। जो रफ़ी-उद-दरजात था ये 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक रहता है शासन में। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था और सैयद बंधुओं की सहायता से ही सिंहासन पर इसको भी बैठाया गया था। अब रफ़ी-उद-दौला 6 जून से बैठता है गद्दी पर 17 सितंबर 1719 तक। इतने कम समय के लिए बन रहे शासक। यह भी सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन पर बैठा था और इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि भी धारण की थी। अगला शासक जो है वो मोहम्मद शाह, इसको रोशन अख्तर के नाम से भी जानते थे। इसका जो समय है 1719 से 1748 ईस्वी है। रोशन अख्तर ने मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया था। अब देख रहे हैं गेम चल रहा है सैयद बंधुओं का। ये जिसको चाह रहे शासक बना रहे हैं, जिसको चाह रहे गद्दी से उतार दे रहे हैं। तो इसके काल में सैयद बंधुओं का अंत भी हो गया
क्योंकि 1722 में हत्या करवा दी गई। इसके समय में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 ईस्वी में। शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन, उस पर बैठने वाला अंतिम शासक था, क्योंकि यहाँ से नादिर शाह उसको लिए चला जाता है। इसके समय में बंगाल, अवध, हैदराबाद स्वतंत्र राज्यों की स्थापना भी हुई थी और मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था 1748 में। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का उत्तराधिकारी था और मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना है। मोहम्मद शाह के काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था और इसे मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा करते थे। अब ये जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ इसके बारे में जान लीजिए। ये नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था 1739 ईस्वी में हुआ था और इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। फारस का शासक था और नादिर शाह तहमास्प शाह की मृत्यु के बाद 1736 में फारस का शासक बना था। नादिर शाह ने 11 जून 1738 में गजनी में प्रवेश किया। काबुल के शासक नादिर खान ने बिना प्रतिरोध अधीनता इसकी स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार 29 जून को नादिर शाह ने काबुल पर अधिकार कर लिया था। नादिर शाह ने अटक के स्थान पर सिंधु नदी पार किया और लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। फिर 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वहां पर हुआ करनाल का युद्ध। इसके बाद जो नादिर शाह है इसका प्रवेश होता है दिल्ली में। तो 20 मार्च 1739 को दिल्ली पहुंचा और अपने नाम का यहाँ पर खुतबा पढ़वाता है और अपने नाम के सिक्के जारी करता है। और दिल्ली में अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है और इसी वजह से दिल्ली में नादिर शाह ने कितने 700 सैनिकों को मार डाला था। और इससे क्रोधित होकर नादिर शाह ने कत्लेआम का हुक्म दे दिया, जिसमें 30,000 व्यक्ति हताहत हुए और मोहम्मद शाह की प्रार्थना पर नादिर शाह ने ये आज्ञा वापस ली थी। नादिर शाह की वापसी कब होती है भी देख लीजिए। दिल्ली से वापस लौटते समय नादिर शाह अपने साथ 30 करोड़ रुपए नगद ले गया। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इसके अतिरिक्त 100 हाथी, 7,000 घोड़े, 100 हिजड़े, 10,000 ऊँट, 130 लेखपाल, 200 लोहार, 100 पत्थर तराश और 200 बढ़ई लेकर के गया था। नादिर शाह शाहजहां द्वारा जो बनवाया गया था तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन बोलते हैं, इसे ले गया। इसके साथ साथ कोहिनूर हीरा ले गया। आप देखेंगे कितना लूटपाट मचाता है। मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो भी नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा के साथ कर दिया था। कश्मीर तथा सिंध नदी के पश्चिमी क्षेत्र जो थे ये नादिर शाह को मिल गए। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल सम्राट घोषित कर दिया था और खुतबा पढ़ने और सिक्के चलाने के अधिकार भी इनको लौटा दिए थे। तो यहाँ तक जो भी मुगल शासक रहे मोहम्मद शाह तक वो हम लोगों ने देख लिए हैं। इसके आगे जो भी मुगल शासक आएंगे वो कल वाली क्लास में हम लोग कंप्लीट करके ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। किसी भी पॉइंट में आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और आप किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो आप पढ़ रहे हैं इसका PDF आपको चाहिए तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर जाकर के इस PDF को परचेज कर सकते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। अदर भी कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आपको वहीं पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और जो नंबर दिए गए हैं इन पर भी कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।